हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो फाइनली न्यू सिलेबस के अंदर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का पहला पेपर हो चुका है। कैसा क्या पेपर रहा उसका रिव्यू हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसी के साथ साथ ओल्ड सिलेबस के अंदर आज था डायरेक्ट टैक्स का पेपर, वो कैसा क्या पेपर आया था उसका रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम न्यू सिलेबस के पेपर की बात करेंगे, उसके बाद में हम ओल्ड सिलेबस के पेपर की भी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जो लोग ओल्ड सिलेबस के न्यू सिलेबस को नहीं देखना चाहते तो तब तक के लिए वीडियो को स्किप करके वो आगे का देख सकते हैं। अगर न्यू सिलेबस को भी देखना चाहते हैं क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर बाकी है तो वो इससे थोड़ा सा हिंट जरूर ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले न्यू सिलेबस का डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर। देखिए ये मेरे लिए सबसे कंसर्निंग पेपर था क्योंकि फर्स्ट पेपर था। इसी के साथ साथ OMSM के पेपर का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, यहाँ ऊपर लिंक भी आ रहा होगा, आप जाकर के देख सकते हैं। पेपर मॉडरेट था, अगर प्रैक्टिकल आपके अच्छे हैं तो इजीली 60+ स्कोर कर सकते हैं। MCQ अच्छे थे और प्रैक्टिकल के दम पर 60 अबाउ हमेशा से स्टूडेंट स्कोर करते रहे हैं, तो मुझे लगता है इस बार भी वो 60 अबाउ इजीली कर लेंगे। न्यू सिलेबस के अंदर ऑल दो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में थोड़ी थ्योरी का इशू था जो मैंने उस वीडियो में बता दिया है। बट अब चलते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का था, इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का था। पेपर ऑल दो थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि इससे पहले सिर्फ DT आता था, अब IDT भी आने लगा है। बट पेपर का लेवल मैं बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसे एवरेज लेवल कहूँगा। ईजी भी नहीं बहुत, लेकिन बहुत हार्ड भी नहीं था, तो एक एवरेज लेवल है। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा ही पेपर यहाँ पर देखने को मिला। MCQ अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो MCQ जैसे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 में टोटल इनकम टू बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 एंड टैक्स टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपीज, कितने में होगा भाई। देखो टोटल इनकम पूछा गया है कि कितने में राउंड ऑफ करोगे, और टैक्स पूछा गया है कितने में, तो दोनों 10 में ही होते हैं। 288 A एंड B सेक्शन जो होते हैं, तो इसका आंसर क्या था, 10 था। हालांकि मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बताने नहीं आया हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फिर टेंशन में आ जाएंगे। सॉल्यूशन का वीडियो हम सेपरेटली करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके लिए बनाया जाए तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे सारे पेपर्स, चाहे इंटर हो, फाइनल हो, फाउंडेशन हो, सबका सॉल्यूशन वीडियो बनाएं। बट मैं चाहूँगा आप लोग बताओ कि आपको नीड लगती है नहीं लगती, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और कोशिश करें आपका एग्ज़ाम सेंटर भी बताइएगा, मुझे जान करके खुशी होगी कि कैसे हाल है और आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या है। इसके बाद में मैं बात करूँ जो बाकी के थे, इंडियन कंपनी क्या होगी, ऑलवेज रेजिडेंट होती है, तो आसान क्वेश्चन मैं इनको बोल सकता हूँ। कुछ एवरेज लेवल के क्वेश्चन थे MCQ के अंदर और कुछ इजी लेवल के क्वेश्चंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिले टोटल मिला करके। लेकिन MCQ एज यू नो के पेपर का मार्क्स कम हो गया है तो 6 ही MCQ यहाँ पर थे। उसके बाद में ट्रू और फॉल्स आया। इस सेक्शन का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा। देखो बार बार आप देखोगे चाहे ओल्ड हो या न्यू, 115 BSc, तो इस पर फोकस करना था। देखिए 115 BSc अगर कोई सेक्शन ऑप्ट कर लेता है तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं जो उसे छोड़ने पड़ते हैं, तो वो आपको माइंड में रखने थे। 115 BSc सेक्शन उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल फॉर गुडविल इज 25%, क्या सही है या गलत है। तो इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर जो है 25% का लगता है, तो वो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि गुडविल पर डेप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स भी हुआ है। आंसर में एज यू नो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। कोई भी आंसर किसी का गलत हुआ तो वो थोड़ा नर्वस हो सकता है, सही हुआ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सब चेक कर लेना। फिल इन द ब्लैंक्स भी अगर मैं देखूं तो इतने कोई नहीं थे कि भाई बहुत हार्ड हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एलिजिबल फॉर अमोर्टाइजेशन इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट के अंदर 35D सेक्शन हम क्लास में पढ़ते हैं। बाकी भी क्वेश्चंस 80 TTB है कि क्या पूछा है, डिडक्शन अलाउड 80 TTB में 50,000 की लिमिट है, तो वो हमको यहाँ पर लिखना था। बट मैं आंसर नहीं बताऊंगा, कोशिश करूँ, कुछ आंसर निकल जाते हैं फिर भी। इसके अलावा ये क्वेश्चन था आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का। अच्छा, ओल्ड सिलेबस के अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के 9 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 3 मार्क्स के, बट यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। यहाँ पर आपको टोटल इनकम निकालनी थी एंड यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी अगर आप देखेंगे, डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ध्वनि अलोंग विद टैक्सेबल इनकम। तो रेजिडेंशियल स्टेटस भी हमें निकालना है पहले इन्फॉर्मेशन के बेस पर, देन जो स्टेटस आए उसके बेस पर इनकम निकालनी, OR है, NOR है या NR है उसके बेस पर, मतलब एक की निकालनी है। नॉर्मली है OR, NOR, NR हम तीनों की निकालते हैं, बट यहाँ पर जो इसका स्टेटस आएगा ओनली उसी की इनकम निकालनी थी। इसके बाद में ये क्वेश्चन था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन मुझे लगा। हाउस प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन था 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया। बस आपको नॉर्मल कैलकुलेशंस करनी थी। स्टडी मैट में भी ऐसे क्वेश्चंस है और टेस्ट सीरीज में भी हमने दिए। स्टडी मैट में 17-18 के अप्रॉक्स आप पहुंचोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इजी लेवल का क्वेश्चन मैं इसको बोल सकता हूँ, इसमें कुछ भी टेक्निकलिटी मुझे नहीं लगी।
सैलरी अगेन मैं इसे आसान क्वेश्चन मानूंगा क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था। देखो सब कुछ तो जमा के दे रखा, बेसिक सैलरी, डीए, सब कुछ ठीक है, सारा का सारा। अब इसमें थोड़ा लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स टोटल 4000, एम्प्लॉयर ने 50%, तो मतलब एम्प्लॉय का 50%, एम्प्लॉयर जो पे करता है सैलरी में ऐड होगा, फिर लेस होगा, तो ये थोड़ी बातें ध्यान रखनी थी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिसेस गीता पेड बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कॉर्पोरेट मेंबरशिप वगैरह, मोटर कार ओन्ड, एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस जो कि टैक्सेबल होती है, कॉर्पोरेट मेंबरशिप की एग्जम्प्ट होती है शुरुआत वाली। इसके बाद में ये क्वेश्चन ओल्ड में भी देखने को मिला, न्यू में भी, डिडक्शन वाले। देखो छोड़ा कुछ भी नहीं है, सब कुछ दिया है अगर मैं देखूं तो। यहां पर ये क्या है, डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे बालू ने 60,000 ट्यूशन फीस के पे करे ब्रदर्स सन के लिए, खुद के सन की चिल्ड्रंस की मिलती है, ब्रदर्स की तो मिलती नहीं, तो डिडक्शन नहीं मिलेगी इसकी कहीं भी। इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया था। 70,000 टूवर्ड्स कैंसर ट्रीटमेंट ऑफ हिज मदर, कैंसर के ट्रीटमेंट, स्पेसिफाइड डिसीज वाले ट्रीटमेंट का डिडक्शन यहाँ पर बताया गया है। फिर एजुकेशन लोन 80E की बात की गई है। फिर ये जो नया सेक्शन आया था कि अगर आप ई व्हीकल खरीदते हो तो उस पर डिडक्शन मिलेगी, EEB, वो वाला सेक्शन यहाँ पर था। इसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है। देखो ये सेम मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया था, जो टेस्ट सीरीज वाला स्टूडेंट है एज इट इज क्वेश्चंस दिए थे। ये जितने भी कर रहे हैं इसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको टेस्ट सीरीज से एज इट इज मिल गए होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज देना भी बड़ा जरूरी होता है, और रेगुलर क्लास में भी हम इनको कर ही लेते हैं। तो ये क्वेश्चन वो था 60-40% जो आपको निकालना होता है टी कॉफी रबर का। तो ये हमेशा से आता रहा है क्वेश्चन, वही सेम टाइप का क्वेश्चन था। आई थिंक मुझे तो ये लग रहा है एज इट इज क्वेश्चन ही था टेस्ट सीरीज में। अगर आप लोग चेक करना जा करके, शायद एज इट इज ये सैपलिंग वगैरह, हाँ एज इट इज क्वेश्चन आ गया। तो ये 6 नंबर के तो मजे हो गए तुम्हारे, एज इट इज क्वेश्चन आ गया। उसके बाद में एक छोटा क्वेश्चन दिया गया कि रिटर्न ऑफ लॉस हैज टू बी फाइल्ड ऑन और बिफोर। देखो आपको हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को छोड़ के बाकी सभी में रिटर्न टाइम पर भरना होता है, ये थोड़ा बहुत बताना था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। फिर पूछ रहा है टाइम लिमिट इन विच टैक्स डिडक्टेड बाय द डिडक्टर। देखो हर महीने के बाद 7 तारीख आती है, तब तक टैक्स जमा कराना होता है, उसके बारे में बताना था TDS के केस के अंदर। फिर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स थोड़ी बता सकते थे, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी थी थोड़ी बहुत। ये थोड़ा सा मान सकता हूँ कि एक्सपेक्ट नहीं करते स्टूडेंट, तो अगर थोड़ा बहुत भी ठीक लिखा होगा तो नंबर मिल जाएंगे, बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करके दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, नेट ऑफ TDS, नेट करके दे रखा है, ये सारी डिटेल दी हुई थी। और आपको यहां पर मेनली डिडक्शंस का ध्यान रखना था। अगर आप डिडक्शंस वगैरह का ध्यान रखोगे तो आपको यहाँ पर टैक्सेबल इनकम निकालनी थी, तो मैं इसे डिडक्शन का क्वेश्चन ही बोल सकता हूँ, क्योंकि बाकी सब तो कैलकुलेट करके दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बुलाते हैं, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल। टैक्स में थोड़ा ध्यान रखना था, क्यों रखना था, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी उस पर अलग से 20% लगता है, तो वो थोड़ा बहुत ध्यान रखना था। डिविडेंड तो अब नॉर्मली टैक्सेबल होता है। FD था। इनकम टैक्स रिसीव्ड, इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड रिलेटिंग टू द असेसमेंट ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो देखो इनकम टैक्स का रिफंड तो टैक्सेबल ही नहीं होता, ओनली 2000 अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यहाँ पर दे रखा है, सेट ऑफ वगैरह भी आपको लगाना था। और PGBP का क्वेश्चन तो मैं कहूँगा काफ़ी आसान था। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको आपके स्टडी मैट में भी मिल जाएंगे। 24, 25, 26 देखेंगे अगर जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आसपास आपको PGBP के अंदर ये मिल जाएगा। सेम पॉइंट्स थे, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको कहाँ दिया गया था, यस अगेन टेस्ट सीरीज में सेम क्वेश्चन आया था, तो वहाँ से आप इसको मैच कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के इसके अंदर आने चाहिए, और डायरेक्ट टेक्स्ट में एक बहुत अच्छे लेवल तक के मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट से कि उनके आने चाहिए। आप लोग कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप जरूर से मुझे बताना। क्या एग्जम्पशन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देन उसके बाद में यहाँ पर आ गए MCQ। IDT के MCQ मैं मॉडरेट लेवल के बोलूँगा, इसमें भी कोई ज़्यादा एज सच था नहीं। देखो इसमें बोला है नेचुरली बंडल्ड कौन सा है, ये निकाल के बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिस्चार्ज फर्स्ट वाइल डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी ऑफ द टैक्सेबल पर्सन। क्या चीज़ पहले रिकवर की जाएगी, तो आपको पता है पेनल्टी वगैरह फीस वगैरह पहले रिकवर की जाती है, उसके बाद टैक्स की रिकवरी होती है, वो चीज़ें यहाँ पर दी गई थी। ये MCQ देखो सेम टू सेम टेस्ट सीरीज में जाओगे तो वहाँ पर भी था ये, तो सेम टू सेम वहाँ से उठ करके ये MCQ आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मुझे तो लग रहा है कि अबाउट DT का पेपर अगर मैं देखूँ, भाई फिगर्स तो अलग हो ही सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है DT IDT अबाउट 60 मार्क्स का पेपर एज इट इज़ आया है। यस मैं खुद शौक हूँ कि जो एक्सपेक्ट करे थे वही चीज़ें इस पेपर के अंदर मिली है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट उसके बाद में आपको देखिए ट्रू फॉल्स यहाँ पर दिए गए थे।
ट्रू फॉल्स भी कोई आसान लेवल के थे, ऐसे एज सच कोई हार्ड लेवल नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट था तो इस वजह से भी ज़्यादा हार्ड नहीं दिया, और जब DT-IDT कोर्स इतना लंबा हो जाता है तो इंस्टीट्यूट ज़्यादा हार्ड पेपर जनरली नहीं बनाता है उसके लिए। देन फिल इन द ब्लैंक्स। देखो अब GST आने से पहले क्या क्या इशू थे भाई, तो जो GST आने के बेनिफिट है वही इशू थे। तो आप GST के बेनिफिट बताओगे कि पहले ऐसे होता था अब ऐसे होता था, तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर GST के बेनिफिट बताने थे, और उससे पहले क्या प्रॉब्लम थी, कास्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स पे टैक्स लगता था, वो सब हमको यहाँ पर बताना था। नेक्स्ट उसके बाद में आपको बताना है कि उसे रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है या नहीं। तो इसमें आपको देखना था मेनली तो इनका स्टेट कौन सा है, क्योंकि हो सकता है कोई स्पेशल लिमिट लग रही हो रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका ध्यान रखना होता था। अगेन मैं बोल रहा हूँ फाइनल आंसर अभी नहीं बताएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसे रजिस्टर कराना है नहीं कराना, भाई सर्विस दे रहा है या गुड्स दे रहा है, ये साफ साफ यहाँ पर बताया गया है। इंट्रा स्टेट सप्लाई है यहाँ पर बताया गया है, इंटर स्टेट में तो वैसे ही मैंडेटरी हो जाता है। इधर भी देखो इंट्रा स्टेट है, एक में हिमाचल प्रदेश है एक में असम है, हो सकता है कहीं पर स्पेशल लिमिट हो रजिस्ट्रेशन की, वो ध्यान रखना, बाकी तो रजिस्टर हो ही रहा है। इसके बाद में हम आगे बढ़े तो आगे के क्वेश्चंस देखिए। इधर क्वेश्चन खत्म हो गए क्या? नहीं, इधर भी एक क्वेश्चन क्या है, किसको GST पे करना है। तो देखो ये RCM वाला चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो स्पॉन्सरशिप वाला एक क्वेश्चन है, RCM लगता है कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर, और इसके अलावा GTA सर्विस वाला एक क्वेश्चन है। तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि सामने वाला पर्सन कौन है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोविजंस लगेंगे। तो RCM चैप्टर के अंदर अगर तुम जाओगे, हमारे स्टडी मटेरियल में भी जाओगे, तो वहाँ पर आपको इसके जवाब मिल जाएंगे। अगेन यहाँ पर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्वेश्चन है। आप लोग अगर जिन्होंने टेस्ट सीरीज दिए तो पता होगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने दिया था कि टोटल ITC अवेलेबल निकालो कितना मिलेगा, और इसके अंदर सिटिंग कैपेसिटी एक आपको पता हो तो एक पॉइंट में क्लियर नहीं थी कितनी है। तो ये वही उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है पूरा का पूरा, और आपके स्टडी मैट्स में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, हमारे स्टडी मैट में भी मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में देखो मान लो किसी का एक पॉइंट गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना सही होगा उतना मार्क्स आपको दिया जाएगा इस पेपर में। तो ऐसी कोई घबराने की बात आप लोगों को नहीं है भाई। इसके बाद बताओ इससे आसान क्या क्वेश्चन होगा। इन दोनों केसेस में कंपोजिशन स्कीम की रेट बतानी है, फ्री के 2 नंबर है मेरे हिसाब से, तो कंपोजिशन स्कीम की रेट बताओ और आराम से 2 नंबर ले जाओ, इससे फ्री तो कुछ मिलता नहीं है। मुझे तो ये सबसे आसान क्वेश्चन लगा इसका। इसके बाद में ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था। रेगुलर स्कीम में कोई रजिस्टर है, उसने ये सप्लाई करी है, ये परचेज करी है, और ये जो है इसके बैलेंस है, ऑलरेडी पढ़ा है। तो देखो प्रैक्टिकल ITC का क्वेश्चन है, सेट ऑफ रूल आपको पता होने चाहिए सर। देखो सेल पर GST निकालोगे, परचेज पे निकालोगे, तो आप परचेज का GST और जो ऑलरेडी GST पड़ा ये देख लो, ये टोटल हो गया तुम्हारे पास में। अब आपको सेट ऑफ करना था, लेकिन सेट ऑफ के अंदर क्या थी, मिनिमम GST पेबल इन कैश। खुद की तरफ से कम पैसा लगाना पड़े या लगाना ही ना पड़े, ऐसा बताओ। मतलब ITC जितना ज़्यादा यूज़ हो सकता है उतना यूज़ कर लो, उसके बाद भी कुछ देना पड़े तो बता देना, लेकिन मिनिमम से मिनिमम लाइबिलिटी यहाँ पर आनी चाहिए SSC की। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और अगर कोई ITC बच गया ड्यू टू सेट ऑफ रूल, आप पढ़ोगे ITC चैप्टर के अंदर है ना कि CGST के साथ पहले कौन सेट ऑफ होगा, IGST के साथ कौन होगा, तो वो वाला टॉपिक यहाँ पर अप्लाई हो रहा था। इसके बाद में देखिए ग्रॉस वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई यहाँ पर पूछी गई है, और इसमें जो है एग्जम्पशन वाला चैप्टर थोड़ा सा लगा है, जैसे ये एग्जम्प्ट होता है। बट एग्जम्पशन को मैं बोलता हूँ कि बड़ा कितना है, और देखो मार्क्स कुछ आते नहीं है, तो हम रेगुलर क्लास में भी इस पर इतना जो है ध्यान नहीं देते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कैसे याद रखें। लेकिन जिन्होंने एग्जम्पशन पढ़ी है तो ठीक है, नहीं भी पढ़ के जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन स्किप दिस पॉइंट। और बाकी तो सामने से देख के पता चल जाता है कि एग्जाम है कि नहीं, अगर आपने एक बार देखा हो तो। ये क्वेश्चन भी तुम लोगों को पता होगा, मैंने टेस्ट सीरीज में दिया था एज इट इज क्वेश्चन, तो ये अगेन मिल गया एक्सपोर्टर की फैक्ट्री पर। मतलब अगर टेस्ट सीरीज भी किसी ने ध्यान से दे दी, जो DT-IDT की हमने ली थी, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बता दूं, हम रिकॉर्डेड में भी टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी देते हैं, और अगर आप वो ध्यान से दे लेते हो पढ़ करके, तो आपको जैसा यहाँ पर दिख रहा है पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन मैच होते हुए दिख रहे हैं। आप खुद मैच कर सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज से मैच हो रहे हैं, और स्टूडेंट ने सेम टू सेम क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम ही मिल गया तुमको ये भी क्वेश्चन। मतलब 60 अबाउ तो इजीली टेस्ट सीरीज से ही मैच, और स्टडी मैट से तो पूरा ही पेपर होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि ये पूरा पेपर स्टडी मैट से आया है, स्टडी,
तो और कहाँ से आएगा भाई, पूरा के पूरे चैप्टर है उसमें सारी चीज़ें हैं। तो पेपर तो स्टडी मैट से, हम जो स्टडी मैट बना के देते हैं, जो मैंने नोट्स दिए उसी में से पूरा पेपर मैं बोल सकता हूँ, पूरा उसमें से ही मिलेगा। लेकिन बात होती है कि किसको इंपॉर्टेंट बताया, कौन सा टेस्ट में दिया और वो मिल गया, तो वो और एक ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर किस में डेबिट नोट देना है, किस में क्रेडिट नोट देना है, ये बताना था। भाई डेबिट नोट कब देना होता है, आपने किसी को सप्लाई करी, क्वालिटी ख़राब वगैरह निकल गई आपकी खुद की, अगर आप सप्लायर हो तो आप तो अगले को क्या दे दोगे, क्रेडिट नोट के भाई अगली बार एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से किसी से ज़्यादा चार्ज करना था लेकिन हमने कम चार्ज किया तो डेबिट नोट दे देते हैं। तो वो सारी चीज़ें डेबिट नोट क्रेडिट नोट का अगर तुम्हें कंसेप्ट भी पता है तो तुम इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये मेरे अकॉर्डिंग इस पेपर में स्टूडेंट्स को 60 अबाउ इजीली आने चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये एक अच्छा पेपर था, एवरेज पेपर था, 60 अबाउ की उम्मीद है। और जो स्टूडेंट ने सीरियसली टेस्ट सीरीज वगैरह दिए तो मैं उन्हें 70 अबाउ की उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने वो भी चीज़ें ध्यान से करी होगी तो 70 अबाउ इजीली स्कोर कर सकते हैं। आपको कितनी एक्सपेक्टेशन है, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर से बताइएगा, ताकि हम जान पाए कि भाई बाकी लोगों के कितने आ रहे हैं, आपके कितने आ रहे हैं। इससे एक इंटरेस्ट पैदा होता है कहीं ना कहीं। अब मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूँ यहाँ पर, तो ओल्ड सिलेबस के पेपर का रिव्यू देख लेते हैं कि ओल्ड सिलेबस का डीटी का जो पेपर था उसके अंदर क्या हुआ। तो ये ओल्ड सिलेबस का डीटी का पेपर है। इसे भी मैं कहूँगा कि ये एवरेज लेवल का पेपर था एज कंपेयर टू अदर अटेम्प्ट्स। और अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा हो तो उसके लिए तो कोई भी पेपर हो, सभी पेपर एवरेज होते हैं। आसान तो नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनल एग्जाम है, घुमा देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पेपर आप देखोगे तो आसान ही दिख रहे थे मुझे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एमसीक्यू मैं बोलूँगा मॉडरेट लेवल है यहाँ पर, कोई ऐसा बहुत आसान भी नहीं तो बहुत हार्ड भी नहीं है। 115 बीएससी काफ़ी ज़्यादा जगह रेफरेंस दिया गया है कि ये ऑप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पर रेफरेंस बहुत ज़्यादा था। एमसीक्यू एवरेज है। मैं यहाँ पर आता हूँ, फिल इन द, ये मैच मेकिंग तो बहुत ही आसान में डाल दूंगा मैं इसको, ये भी इजी के अंदर था, ट्रू फॉल्स जो आपका था। इसके अलावा फिर मैं अगर बात करूँ यहाँ पर मैक्सिमम कैश पेमेंट परमिसेबल विदाउट डिसअलाउड अंडर सेक्शन व्हेन पेड टू प्लेइंग हायरिंग, इसके केस में आपको पता होगा 35,000 की लिमिट है, वैसे 10,000 की लिमिट है। फिर इन केस ऑफ गुड्स व्हीकल नॉट बीइंग हैवी गुड्स व्हीकल, ठीक है, आपको पता होगा 44A अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर साफ साफ बता रखा है कितने रुपए टैक्सेबल होंगे, पर मंथ की लिमिट दे रखी, वो यहाँ पर आपको भरनी थी। स्पेकुलेटिव बिजनेस का यहाँ पर साफ दिख भी रहा है, 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और इसके बाद में टीडीएस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात यहाँ पर की गई है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। एनएचआई कैपिटल गेन बॉन्ड्स के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है, ये क्या है 54 ईसी का क्वेश्चन था, 50 लाख इसकी लिमिट थी, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ये गलत है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर आपको दिखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के 3 क्वेश्चन, आपको इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना था और 9 नंबर का रेसिडेंशियल स्टेटस मिलना एक बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लोग इस चैप्टर को हल्के में ले लेते हैं, देखो बहुत आसान चैप्टर है, न्यू सिलेबस में भी देखा तुमने आया हुआ है, ओल्ड सिलेबस में भी आया हुआ है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस पे जरूर फोकस किया करो। इसके बाद में देखो मेरे को तो ये क्वेश्चन पर्सनली बहुत ही आसान कैटेगरी में जाता हुआ लगा, ओनली इंटरेस्ट निकालना है इसमें। और क्लास के अंदर आप लोगों को पता हो, जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं, कि हम भर भर के इंटरेस्ट निकालने के क्वेश्चन करते हैं, मतलब 15-20 क्वेश्चन करते हैं जिसमें हर तरीके का कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो अगर आपने वो सारे क्वेश्चन किए हुए तो आपके लिए ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत आसान है। हालांकि बुक में जो है इंटरेस्ट के इतने क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है, बट 2 अलग अलग प्रॉपर्टी है, दोनों का इंटरेस्ट निकालना है सेपरेटली। 6 नंबर मुझे लगता है कि ये आसान कैटेगरी का क्वेश्चन था। आपको बताना क्या कैटेगरी का ये क्वेश्चन लगा। उसके बाद में यहां पर देखिए ये क्वेश्चन क्या था, कंप्यूट इनकम टैक्स लाइबिलिटी इन फॉलोइंग केसेस। तो यहां पर देखो एक बिजनेस इनकम दे रखी है, ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग रबर, अब टी कॉफी रबर वाला लग जाएगा, इसमें एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर अलग करनी पड़ेगी। फिर एग्रीकल्चर इनकम आ गई साथ में, तो उसका टैक्स कैसे निकलता है तुमको पता होना चाहिए, ये था यहाँ पर। फिर क्या बोल रहा है, लॉस फ्रॉम ट्रेड इन लेदर बिजनेस, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, मतलब ये टी कॉफी रबर को साथ में देने की कोशिश की गई है और इसमें टैक्स लाइबिलिटी भी पूछी गई है। तो पहले तो बिजनेस की इनकम और नॉन बिजनेस की इनकम, मतलब एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर अलग करनी पड़ेगी तुमको इसमें से भी और इसमें से भी। फिर नॉन एग्रीकल्चर और ये वाली ऐड कर दो इनकम, इसी तरीके से यहाँ भी नॉन एग्रीकल्चर और ये ऐड कर दो, दोनों में टैक्स निकाल दो। ध्यान रखें एग्रीकल्चर के साथ टैक्स निकालने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा।
इसके बाद में मैं बात करूं, कैपिटल गेन का क्वेश्चन था, गिफ्ट और विल में मिली हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की लेते हैं। मंजुला जय शाह का केस भी हम कैपिटल गेन में यहाँ पर पढ़ते हैं। इसी के साथ साथ नई असेट जो खरीदी है आपने वो 54 सेक्शन से रिलेट करती है, तो सेक्शन 54 में लिमिट है 2 करोड़ वगैरह की, वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी थी। कितनी प्रॉपर्टी तक मिलता है, तो 2 प्रॉपर्टी तक मिल जाता है। अगर तुमको पता हो तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन थी, डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। सेम टू सेम क्वेश्चन न्यू सिलेबस में आया, यहाँ भी देखने को मिला है। वही आपको बताना है डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे चरण जी ने इस डेट को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हुज कैपिटल सम अश्योर्ड 12 लाख था, एनुअल प्रीमियम इतना था, ठीक है, पॉलिसी टर्म 8 ईयर से कितना डिडक्शन मिलेगा, तो आपको पता होगा 10% की लिमिट है। सम एश्योर्ड का 10% करोगे 1,20 आएगा, एटीसी में मिल जाएगा, 1.5 लाख की लिमिट होती है। इसी तरीके से एनपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन था, ट्यूशन फीस से रिलेटेड क्वेश्चन था एटीसी में जिसकी डिडक्शन मिल जाती है, तो वो देखना होगा। रेप्यूटेड कॉलेज लिखा हुआ है बट स्पेसिफाइड होने चाहिए, कॉलेज वगैरह गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया, डिडक्शन जीजीए, जीजीबी, जीजीसी वाली सीरीज में आप देखोगे तो आपको मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर पीजीबीपी का क्वेश्चन था, मेरे अकॉर्डिंग ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। एक एक करके भी अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन देखो आपको कहाँ मिलेगा, स्टडी मैट में ही मिल जाएगा। 26 मतलब लास्ट क्वेश्चन अगर आप पीजीबीपी के जाओगे ना 2, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एंड में दे रखा है, सेम टू सेम। ये देखो ये पॉइंट सेम है, अगर तुम देखोगे ना ये क्वेश्चन, ये पॉइंट तुमको सेम मिल जाएगा। ओल्ड सिलेबस में 26 एग्जाम्पल में जाना, ये पॉइंट मिलेगा तुमको सेम टू, इसमें से सारे पॉइंट तुमको मिल जाएंगे, मतलब वहीं से बना ये क्वेश्चन। और 9 मार्क्स, अगर देखो मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर लूँ कि तो स्टडी मैट का है, तो ये फ्री के मार्क्स हो गए भाई, फ्री के मार्क्स बोल सकता हूँ। क्योंकि स्टडी मैट अगर तुम पढ़ के आए हो और 9 नंबर का अगर क्वेश्चन तुमको मिल रहा है तो क्या जाता है, तो ये स्टडी मैट से क्वेश्चन एज इट इज। तो मैंने अभी इसको एवरेज में डाला था, अब मैं इसको इजी में डाल रहा हूँ क्योंकि स्टडी मैट का एज इट इज पॉइंट आ गए। देखो इसमें कस्टम ड्यूटी वाला पॉइंट भी है, सप्लायर वाला पॉइंट भी है, ओपनिंग क्लोजिंग का, मतलब पूरा क्वेश्चन ही वही है और उससे कम है स्टडी मैट में, तो फिर भी ज्यादा है ये क्वेश्चन। इसके बाद में देखिए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का यहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिला। ये क्वेश्चन में अगर आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, तो देखो एक आसान चैप्टर होता है, ऑब्वियस सी बात है, बट मॉडरेट में मैं इसको डालूंगा। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के रूल ध्यान से पढ़ने थे। प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ पर लॉस दे रखा है, यहाँ लॉस दे रखा है, तो लॉस को अलग लिख लो, इनकम को अलग लिख लो, देन सेट ऑफ के रूल आप अप्लाई कर दो। ये देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है और कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का होगा ये आई थिंक। इसमें क्या करना है, 2 तरीके से इनकम निकालनी है। अगर एसएससी 115 बीएससी लेता है तो क्या होगा, और 115 बीएससी नहीं लेता है तो क्या होगा। तो इसमें से कुछ डिडक्शन, कुछ चीज़ें हैं, अगर आप 115 बीएससी लेते हो तो आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे देखो फंसाया भी एग्जामिनर ने, इन्वेस्टमेंट कराया, इंटरेस्ट मिला है, तो इनके प्रोविजन आपको पता होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ये टॉपिक काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा था लेकिन अब फाइनली आया, और ये अगर स्टडी मेट करके आए हो तो आपके लिए ये भी अगेन आसान क्वेश्चन 7 मार्क्स में। असेसमेंट ऑफ एओपी बीवाई स्टडी मेट में 6 क्वेश्चन है, उनसे तो मुझे आसानी लगा पर्सनली, ये ज़्यादा इनकम ही नहीं थी, एडजस्टमेंट थे ही नहीं। तो अगर आप एओपी बीवाई पढ़ के आए हो, लेकिन काफ़ी लोग पढ़ते ही नहीं है, तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अदर सोर्सेज का क्वेश्चन 7 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। 56(2) क्लोज 7B का क्वेश्चन, एफएमवी से ऊपर अगर शेयर इशू करते हैं तो एफएमवी के ऊपर जितना कंपनी ने कमाया वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो वाला प्रोविजन लग रहा था। चैरिटेबल ट्रस्ट से मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है, गिफ्ट से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पर दिख रहा था हमको। इसके बाद में टीडीएस टीसीएस, ये ज़्यादा टीसीएस तो देखो पढ़ते नहीं है स्टूडेंट, मैं पर्सनली बताऊँ तो टीडीएस तो फिर भी पढ़ लेते हैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है। टीडीएस मैं बोलूँगा हमेशा पढ़ के जाओ, छोटा सा चैप्टर है, एंड में पढ़ते हैं इसलिए स्टूडेंट इग्नोर कर देते, बट 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो तुमको सिंपल से एडजस्टमेंट और लिमिट पता हो तो कर सकते थे। इसके अलावा देखो पर्सन नॉट एलिजिबल टू फाइल अपडेटेड रिटर्न 139(8) एक नया सेक्शन आया, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने हो सकता है अमेंडमेंट पे ध्यान नहीं दिया हो, तो कोई बात नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा एवरेज में था। कंपलसरी एप्लीकेशन फॉर पैन के लिए किस किस को अप्लाई करना जरूरी है, बेसिक क्वेश्चन है। डिमांड नोटिस, ये भी इंटर के स्टूडेंट कम ध्यान देते हैं, तो ये मतलब मैं इसको ओवरऑल एक टफ क्वेश्चन भी बोल सकता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट ने हो सकता है ये थ्योरी वाला क्वेश्चन इस बार अटेम्प्ट नहीं कराओ, क्योंकि बाकी कंपेरेटिवली ये ईजी आता है। तो ये था आपका डीटी और आईडीटी के पेपर का रिव्यू। इसके अलावा आपको
इंटरमीडिएट या फाइनल की टैक्स की क्लासेस या किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, वहाँ पे आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डेमो लेक्चर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव सीएमए ओरिएंटेड क्लासेस आप लोगों को हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। मैं और ज्ञान सागर क्लासेस एक्सक्लूसिव सीएमए की क्लासेस देते हैं। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल और इवन प्लेसमेंट तक इंडिया के बहुत ही कम इंस्टीट्यूट और रेयरेस्ट इंस्टीट्यूट होंगे जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और रिकॉर्डेड लेक्चर लेना चाहते हो या ऑनलाइन लाइव बैच लेना चाहते हो तो हमारी टीम से कांटेक्ट करिए और आपको मिलेगी एक्सक्लूसिव सीएमए से रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट, सारे के सारे चैप्टर्स पूरे कराए जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि सर है ना 120 नंबर का पेपर आया तो पूरा 120 मुझे आना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 100 नंबर का उसमें से पेपर आता है, सपोज करो 120 में से 20 नंबर का पेपर आपने खुद ने नहीं पढ़ा या टीचर ने बोल दिया है नॉन इम्पॉर्टेंट है छोड़ दो, तो 100 मार्क्स का ही पेपर तुम करते हो। तो उस चीज़ पर फोकस मत करो जो तुम्हें नहीं आता है। वो नहीं आता तो नहीं आता, 100 का तो आता है ना, उसको अटेम्प्ट करो और उसको आंसर करके आओ। तो इन चीज़ों पर फोकस मत करो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं, मेरा तो ये हो गया, तेरा हुआ क्या, नहीं हुआ क्या, मुझे तो ये नहीं आता था। तो 5-10 नंबर का पेपर अगर तुम्हें नहीं भी आता, इवन 20 मार्क्स का भी नहीं आता है, ऑप्शन भी तो है भाई छोड़ने के लिए। इसीलिए तो हम थोड़ी स्मार्ट स्टडी करके जाते हैं। तो अगर आप एग्जाम टाइम पे स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे तो मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ध्यान रखो, पूरा पेपर आना जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहता आप लोगों को, मैं खुद ऑल इंडिया रैंकर हूँ तो हमने खुद ने ही स्मार्ट स्टडी करी थी। अगर आप सोचोगे आपको पूरा पेपर आ जाए, पॉसिबल नहीं है। जितना करें उतना सही करें। 100 मार्क्स का करके आ रहे हो तो बहुत अच्छा है। एक्सपेक्टेशन से अलग पेपर कभी कभी आ सकते हैं, ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है। हर एक पेपर आपकी एक्सपेक्टेशन या मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आई, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होने लगा तो फिर ये प्रोफेशनल कहाँ से रहा और कहाँ से इस प्रोफेशन का नाम रहेगा। तो ध्यान रखिए कि पेपर जरूरी नहीं है हमेशा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आए। लेकिन फिलहाल के लिए DTIDT का पेपर बिल्कुल एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा, लेकिन हर एक पेपर ऐसा खरा उतरे जरूरी नहीं है। तो इसलिए अपनी पूरी स्टडी करिए, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करिए। अगर आप 100 मार्क्स भी करके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।